ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में 100% इसी में से आएगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा। और आप लोगों के लिए एक नया क्लास टाइम टेबल है। आप लोग को 7 बजे सुबह डेली क्लास मिलेगा। 7 AM में आप लोग को सब्जेक्टिव सेक्शन का मिलेगा और 6 बजे शाम में 6 बज के और 20 मिनट में आप लोग को ऑब्जेक्टिव का मिलता है। और फिर 7 बज के 30 मिनट में भी ऑब्जेक्टिव का मिलता है। तो आप लोग इतना क्लास टाइम टेबल को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए, अभी तक आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में न जुड़े हैं तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और आप लोग को पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम भी या व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग से 1 रुपया भी पीडीएफ नोट्स के लिए नहीं लिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तरंगार्ग की परिभाषा को लिखे। क्वेश्चन बोला है तरंगार्ग की परिभाषा को लिखे। तो आप लोग को इसका लिख देना है। कैसे लिखना है? तरंगार्ग की परिभाषा को लिखो। ये 2022 में पूछा है तो 26 में भी पूछ सकता है। तो चलिए तरंगार्ग के बारे में समझते हैं। तो प्रकाशीय तरंगार्ग सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करते हुए एक निश्चित आकार का निर्माण करती है। प्रकाशीय तरंगार्ग न सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करते हुए एक निश्चित आकार का निर्माण करती है, जिसे प्रकाशीय तरंगार्ग कहते हैं। प्रकाशीय तरंगार्ग न सभी दिशाओं में एक समान रूप से कंपन करती है। सभी दिशाओं में न एक समान रूप से कंपन करते हुए न एक निश्चित आकार का निर्माण करती है, जिसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। तो आप लोग को तरंगार्ग का परिभाषा आराम से आप लोग लिख दीजिएगा इतना तक कि प्रकाशीय तरंगार्ग सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करते हुए एक निश्चित आकार का निर्माण करते हैं, जिसे प्रकाशीय तरंगार्ग कहते हैं। और तरंगार्ग 3 प्रकार के होते हैं। तरंगार्ग 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गोलाकार तरंगार्ग। सेकेंड नंबर में होता है बेलनाकार तरंगार्ग। और 3 नंबर में होता है समतल तरंगार्ग। तो आप लोग को तरंगार्ग के बारे में अच्छा समझ में आ गया हो कि तरंगार्ग क्या है। तो प्रकाशीय तरंगार्ग सभी दिशा में समान रूप से कंपन करते हुए एक निश्चित आकार का निर्माण करते हैं, जिसे प्रकाशीय तरंगार्ग कहते हैं। और तरंगार्ग 3 प्रकार के होते हैं: गोलाकार तरंगार्ग, बेलनाकार तरंगार्ग और समतल तरंगार्ग। तो आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके बाद ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। समपोषी व्यतिकरण क्या है? 2 शर्तों के लिखे। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। समपोषी व्यतिकरण क्या है, इसके 2 शर्तों के लिखे। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। उसके बाद बूस्टर का प्रकाश के ध्रुवण का नियम क्या है? ध्रुवण का नियम प्रकाश का बूस्टर का। तो इसको कर लीजिएगा। ये 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आता है पोलेराइड क्या है? पोलेरोइड क्या है? इसकी 2 उपयोग को लिखे। पोलेरोइड क्या है? इसकी 2 उपयोग को लिखे। पोलेरोइड क्या है? इसकी उपयोग को लिखे। तो आप लोग को समझना है पोलेराइड क्या है। तो पोलेराइड उस क्रिस्टल को कहते हैं जिसके द्वारा अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित किया जाता है। जिसके द्वारा अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित किया जाता है उसे पोलेराइड कहते हैं। तो आप लोग को पोलेराइड समझ में आ गया कि पोलेराइड उस क्रिस्टल को कहते हैं जिसके द्वारा अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित किया जाता है। अब इसका उपयोग लिखने के लिए बोला है तो अब इसका उपयोग लिख देते हैं। उपयोग में पहला लिखेंगे 3D फिल्म बनाने के लिए पोलेराइड के कई परतों का उपयोग किया जाता है। 3D फिल्म बनाने के लिए ना पोलेराइड के कई परतों का उपयोग किया जाता है। और पोलेराइड का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के पदार्थों का प्रकाशीय गुणों का अध्ययन किया जाता है। पोलेराइड का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के पदार्थों का प्रकाशीय गुणों का अध्ययन किया जाता है। और पोलेराइड की सहायता से अणुओं का आकार एवं आकृति का अध्ययन किया जाता है। पोलेराइड की सहायता से अणु एवं आकार का आकृति का अध्ययन किया जाता है। और पोलेराइड का उपयोग हवाई जहाज और ट्रेन की खिड़कियों में भी किया जाता है। तो आप लोग को इतना लिख देना है। पहला उपयोग में आप लोग को लिख देना है कि 3D फिल्म बनाने के लिए पोलेराइड के कई परतों का उपयोग किया जाता है। और सेकेंड नंबर में लिखना है कि पोलेराइड का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के पदार्थों का प्रकाशीय गुणों का अध्ययन किया जाता है। इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद पोलेराइड की सहायता से अणुओं का आकार एवं आकृति का अध्ययन किया जाता है। और पोलेराइड का उपयोग हवाई जहाज और ट्रेन की खिड़कियों में किया जाता है। इतना लिख दीजिएगा तो आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो इसको आप लोग 2022 में पूछा है तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो प्रकाश को किसी अवरोध से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश को किसी अवरोध से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश को किसी अवरोध से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। और प्रकाश का विवर्तन निम्न 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश का विवर्तन निम्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला फ्रेनल विवर्तन और सेकेंड नंबर में फ्राउनहोफर विवर्तन। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश को किसी अवरोध से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। और प्रकाश का विवर्तन निम्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला फ्रेनल विवर्तन और सेकेंड नंबर में फ्राउनहोफर विवर्तन। तो आप लोग को प्रकाश का विवर्तन भी समझ में आ गया। उसके बाद आता है प्रकाश के व्यतिकरण की आवश्यक 2 शर्त। प्रकाश के व्यतिकरण की आवश्यक 2 शर्त को लिखे। तो प्रकाश के व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त को लिखे। ऐसे ही पूछ सकता है। तो आप लोग को लिख देना है कि प्रकाश का व्यतिकरण प्राप्त करने की आवश्यक शर्त निम्नलिखित होते हैं। और प्रकाश के दोनों तरंगों का तरंग दैर्घ्य एक ही दिशा में होनी चाहिए।
प्रकाश के व्यतिकरण की आवश्यक 2 शर्त लिखने के लिए बोला है, लेकिन यहाँ पर ही 5 या 6 को शर्त लिखा गया। तो आप लोग पहले लिखिएगा कि प्रकाश का व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त को लिखें। ऐसी भी एग्जाम में आपको पूछ सकता है, तो इसका पहला लिखना है, प्रकाश का व्यतिकरण प्राप्त करने की आवश्यक शर्त निम्नलिखित होती है। प्रकाश के दोनों तरंगों का तरंगदार एक ही दिशा में होता है, और प्रकाश के दोनों तरंगों का तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए। प्रकाश के दोनों तरंगों का तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए, और प्रकाश के दोनों तरंगों के बीच कालांतर नियत होनी चाहिए। प्रकाश के दोनों तरंगों के बीच का कालांतर नियत होनी चाहिए, और प्रकाश के दोनों तरंगों का आयाम बराबर या लगभग बराबर होनी चाहिए। प्रकाश के दोनों तरंगों का आयाम या बराबर या लगभग बराबर होनी चाहिए, और प्रकाश स्रोत का छिद्र होना चाहिए। तो आप लोग को समझ में आ गया। इसमें से कोई 2 को लिख दीजिएगा। उसके बाद आता है प्रकाश का व्यतिकरण क्या है। 72 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है। तो इसको आप लोग को लिख देना है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है। तो जब एक ही तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को 2 तरंग एक साथ किसी माध्यम एक ही दिशा से में चलता है, तो प्रकाश के अध्यारोपण के कारण प्रकाश के तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जब जब एक ही तरंग दैर्ध्य के प्रकाश 2 तरंग एक साथ चलती है, जब एक ही तरंग दैर्ध्य के ना 2 प्रकाश एक साथ चलती है ना, तो किसी माध्यम से एक दिशा में चलता है, तो प्रकाश के अध्यारोपण के कारण प्रकाश के तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो आप लोग को व्यतिकरण भी समझ में आ गया। उसके बाद आता है प्रकाश के ध्रुवीकरण को समझा। प्रकाश के ध्रुवीकरण को समझा 2024 में पूछा है, तो 26 में भी है चांस की पूछ सकता है। तो प्रकाश के तरंग को एक निश्चित दिशा में लाने की प्रक्रिया को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। प्रकाश के तरंग को ना एक निश्चित दिशा में लाने की प्रक्रिया को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। प्रकाश के तरंग को एक निश्चित दिशा में लाने की प्रक्रिया को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। और तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख दीजिएगा कि प्रकाश को एक निश्चित दिशा में लाने की प्रक्रिया को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। और 74 नंबर क्वेश्चन है, फ्रिंज की चौड़ाई किन किन बातों पर निर्भर करता है। फ्रिंज की चौड़ाई किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो फ्रिंज की चौड़ाई निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्रिंज की चौड़ाई कहाँ कहाँ निर्भर करता है, तो आप लोग को यहाँ पर पहले लिख देना है। फ्रिंज की चौड़ाई निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला करता है, फ्रिंज की चौड़ाई प्रकाश के समानुपाती, प्रकाश तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होता है। फ्रिंज की चौड़ाई प्रकाश, यहाँ पर प्रकाश तरंग दैर्ध्य, यही नहीं होगा, प्रकाश तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होता है, अर्थात बी समानुपाती लेमडा, बीटा समानुपाती लेमडा। और उसके बाद आता है, फ्रिंज की चौड़ाई प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी के सीधा समानुपाती होता है। फ्रिंज की चौड़ाई प्रकाश स्रोत के पर्दे के दूरी सीधा समानुपाती होता है, अर्थात बी समानुपाती डी होता है। उसके बाद फ्रिंज की चौड़ाई प्रकाश स्रोत के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फ्रिंज की चौड़ाई प्रकाश स्रोत के बीच के दूरी के ओर व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद आप लोग को 5 नंबर में पूछता है, अल्फा बीटा गामा किरणों के गुण लिखे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा, 5 मार्क्स यहाँ से आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, 5 मार्क्स या 2 मार्क्स दोनों में पूछेगा। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। तो आप लोग को फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ के नियम दोनों को जरूर याद कर लेना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ, तो इसको समझते 2020 में पूछा है। तो यदि बाएं हाथ के अंगूठे वो पास वाली 2 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाए कि वे परस्पर लंब रहे। यहाँ पर ही बोल रहे हैं कि यदि बाएं हाथ के ना अंगूठा और पास वाली अंगुरी रहता है, जिसको ना इस प्रकार फैलाए कि वे परस्पर एक दूसरे के लंबवत रहे, तब यदि अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को तथा बीच वाली उंगली धारा आई की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इतना लिख दीजिएगा तो आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा, और इसका फिगर भी बना दीजिएगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन है, लॉरेंज बल क्या है। लॉरेंज बल क्या है। लॉरेंज बल 2019 में या और 21 में पूछा है, तो 26 में भी पूछ सकता है। लॉरेंज बल क्या है, आप लोग बताइए। तो जब कोई गतिमान आवेश ना समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है, तब इस कण पर एक प्रकार का बल कार्य करता है, तो उस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। जब कोई चुंबकीय क्षेत्र गतिमान होता है, क्या होता है, गतिमान होता है, इस प्रकार गतिमान होता है, तो इस पर एक प्रकार का बल कार्य करता है, और इसी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। तो जब कोई गतिमान आवेश समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है, तब उस कण पर एक प्रकार का चुंबकीय बल कार्य करता है, उस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। और लॉरेंज बल का सूत्र होता है F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। उसके बाद सदिश रूप इसका होता है कि F बराबर क्यू इंटू में भी गुने भी। और उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों के कारण लगने वाला बल का मान होता है, ये 1 नंबर में पूछता है, F बराबर क्यू इंटू ई प्लस भी गुने भी। तो ये भी आप लोग को याद कर लेना है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर में आप लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और इसका क्वेश्चन है जो 1 नंबर में पूछता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए। उसके बाद आता है बायो सावर्त के नियम क्या है।
32 नंबर क्वेश्चन है, बायो सावर्त के नियम को लिखे। 2021 में पूछा है और ये 2025 में शायद पूछा है, तो नहीं पूछेगा। बायो सावर्त के नियम को लिखे, तो आप लोग को लिख देना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग को इसको नहीं छोड़ देना है। तो बायो सावर्त तथा लाप्लास धारावाही चालक के छोटे अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के लिए एक नियम दिया, जिसे बायो सावर्त का नियम कहते हैं। पहले आप लोग को लिख देना है कि बायो सावर्त तथा लाप्लास धारावाही चालक के छोटे से अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के लिए एक नियम दिया, जिसे बायो सावर्त का नियम कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है डी बी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। इतना लिख दीजिएगा तो आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। और इसके बाद है संट क्या है। संट क्या है, इसके 2 उपयोग को लिखे। संट क्या है, इसके 2 उपयोग को लिखे। देख लीजिए 15 में, 19 में और 24 में पूछा है, तो अब डायरेक्ट 2026 में टपकेगा। तो आप लोगों के लिए यह होमवर्क है, आप लोग अपने से ही कर लीजिएगा। संट क्या है, इसके 2 उपयोग लिखे, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद आता है साइक्लोट्रॉन क्या है, इसकी 2 परिसीमाएं बताए। साइक्लोट्रॉन क्या है, इसकी 2 परिसीमाएं बताए। तो यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग धन आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि आयनों को अति उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने में किया जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग धन आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि आयनों को अति उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने में किया जाता है। तो साइक्लोट्रॉन क्या है, तो एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग धन आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि आयनों को अति उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने में किया जाता है। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद आता है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, तो आप लोग इसको समझिए। तो किसी बंद वक्र के परित चुंबकीय क्षेत्र रेखा का समाकलन उस बंद वक्र द्वारा क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो किसी बंद वक्र के परित चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। और जहाँ म्यू नॉट को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं और म्यू नॉट को निर्वात की चुंबकशीलता कहा जाता है। और यहाँ होता है एप्सिलॉन नॉट बी इंटू डी एल बराबर होता है म्यू नॉट और आई होता है। तो आप लोग को इसका फॉर्मूला हो गया एम्पियर का परिपथीय नियम। तो इतना कर लेंगे तो 2 नंबर दे देगा। उसके बाद आता है एक छोटे छड़ चुंबक अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को समझा। एक छोटे छड़ चुंबक की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को समझा। तो आप लोग को आराम से समझा देना एक छोटे छड़ चुंबक की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को। तो पहला आप लोग को इसको कर लीजिएगा आपने। उसके बाद आता है क्वेश्चन है, आभासी नमन कोण किसे कहते हैं। 2021 और 22 में पूछा है, आभासी नमन कोण किसे कहते हैं। आभासी नमन कोण किसे कहते हैं, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। आभासी नमन कोण किसे कहते हैं, तो किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बीई क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाती है उसे नमन कोण कहा जाता है और जिसे थीटा द्वारा सूचित किया जाता है। तो किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बीई क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाती है ना, उसे नमन कोण कहा जाता है और जिसे थीटा से सूचित किया जाता है। और इसे थीटा से सूचित किया जाता है। टेन बराबर बी भी अपाउंड में बी एच हो जाएगा। उसके बाद पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है और पृथ्वी के विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। तो आप लोग के लिए 1 नंबर वाला भिविया क्वेश्चन है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है। तो इतना आप लोग को तीनों कर लेना है। तीनों 1 नंबर में पूछेगा, तो आप लोग को यहाँ से 3 नंबर कंप्लीट हो गया और 5 नंबर आप लोग को यही वीडियो से कंप्लीट हो गया। आभासी नमन कोण किसे कहते हैं, तो किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बी क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाती है उसे नमन कोण कहते हैं और जिसे थीटा द्वारा सूचित किया जाता है। और 10 बी भी अपान में बी है। और पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है और पृथ्वी के विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर 0 होता है। तो समझ में आ गया। उसके बाद आता है चुंबकीय आघूर्ण को समझा। तो आप लोग को 2022 और 23 में पूछा है। तो चुंबकीय आघूर्ण को आप लोग को समझाना है। तो किसी चालक तार से प्रवाहित धारा और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी चालक तार से प्रवाहित धारा और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है। और अतः चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, एम बराबर आई इंटू ए होता है और इसका ऐसे मात्रक एम्पियर मीटर होता है। तो आप लोग को चुंबकीय आघूर्ण को समझ में आ गया होगा कि किसी चालक तार से प्रवाहित धारा और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे एम सदी से सूचित किया जाता है। और अतः चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण एम बराबर आई इंटू ए होता है और इसका ऐसे मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो आप लोग को समझ में आ गया। और इसका बीमा पूछेगा तो ए एल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आता है पृथ्वी के चुंबकीय तत्व से आप क्या समझते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय तत्व से आप क्या समझते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हैं, 2022 में पूछा है। तो पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों का ज्ञान जिन राशियों से प्राप्त होता है। पृथ्वी के ना चुंबकीय तत्वों का ज्ञान जिन राशियों से होता है उन्हें पृथ्वी का चुंबकीय तत्व कहते हैं। जैसे तो ये आप लोग को लिख देना है कि पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों का ज्ञान जिन राशियों से प्राप्त होता है उन्हें पृथ्वी का चुंबकीय तत्व कहते हैं।
ये समझ में आ गया। उसके बाद है प्रतिचुंबकीय, लौ चुंबकीय और अनुचुंबकीय के 2 गुण लिखे। तो आप लोग को इसको भी कर लेना है, 5 नंबर वाला में पूछ सकता है, 2 नंबर वाला में भी। प्रतिचुंबकीय, लौ चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ के 2 गुण। तो प्रतिचुंबकीय तीनों अवस्था में पाया जाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। और वह चुंबकीय पदार्थ जो प्रबल चुंबक से आकर्षित प्रतिकर्षित होता है, वह चुंबकीय पदार्थ जो प्रबल चुंबक से आकर्षित होता है। तो आप लोग को प्रतिचुंबकीय पदार्थ का ही 3 गुण लिखना। उसके बाद अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय के 2 गुण, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय गुण। तो अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय तीनों अवस्था में पाया जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ होता है जो भी 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। और अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होता है। वह चुंबकीय क्षेत्र जो प्रबल चुंबकीय और आकर्षित होता है उसे अनुचुंबकीय कहते हैं। तो इतना आप लोग को लिख देना है। उसके बाद आता है लौ चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक। लौ चुंबकीय पदार्थ क्या है? फेरोमैग्नेटिक। लौ चुंबकीय केवल ठोस अवस्था में होता है। लौ चुंबकीय केवल ठोस अवस्था में होता है और लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से काफ़ी अधिक होता है। लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से काफ़ी अधिक होता है। और वह चुंबकीय पदार्थ जो दुर्बल चुंबक की ओर आकर्षित होता है उसे लौ चुंबकीय कहते हैं। इतना लिख दीजिएगा तो आप लोग को 5 नंबर मिल जाएगा तीनों के बदला। उसके बाद है आप लोगों को चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका बीमा और मात्रक लिखे, तो ये भी आप लोग कर लीजिएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है, फैक्स क्या है? फैक्स 78 नंबर क्वेश्चन है, फैक्स क्या है? फैक्स, तो फैक्स उस संचार व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा बहुत कम समय में न किसी परलेख के छाया के प्रति एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है, उसे फ्लैक्स कहते हैं। तो फैक्स, फैक्स क्या है? तो फैक्स उस संचार व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा बहुत कम समय में किसी परलेख के छाया के प्रति एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, उसे फैक्स कहते हैं। उसके बाद आता है www डॉट क्या है? www डॉट क्या है? तो www डॉट का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। www डॉट का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। जब किसी सरकारी या निजी व्यवस्था के द्वारा, किसी सूचना को कंप्यूटर डिजिटल में डाल दिया जाता है और कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, तो सुनकर प्राप्त www डॉट बाकी उपभोक्ता इसे कर सके, तो इसी को www डॉट कहता है। इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद एनालॉग और डिजिटल संकेत से क्या समझते हैं भी आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद आता है मॉड्यूलन को परिभाषित करें और इसके प्रकार को लिखे, तो आप लोग ये भी कर लीजिएगा। उसके बाद आवृत्ति मॉड्यूलन को समझाए, आयन मॉड्यूलन और कार्बन डेटिंग, ये भी VVI क्वेश्चन है। हम 2 क्वेश्चन और बताएंगे, उसके बाद वीडियो एंड होगा। प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जब किसी धातु सतह पर प्रकाश पड़ता है, जब कोई धातु के सतह रहता है, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम या कुछ भी है, लोहा है, तो जब किसी धातु सतह पर प्रकाश पड़ता है तो धातु सतह से प्रकाश किरणों का उत्सर्जन होता है। धातु सतह से प्रकाश किरणों का उत्सर्जन होने लगता है और जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो आप लोग को लिख देना है कि जब किसी धातु सतह पर प्रकाश पड़ता है तो धातु सतह से प्रकाश किरणों का उत्सर्जन होने लगता है, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद आता है वी मॉड्यूलन क्या है? वी मॉड्यूलन, तो उच्च आवृत्ति के विद्युत वाहक बल को, उच्च आवृत्ति के विद्युत वाहक बल तरंगों को निम्न आवृत्ति के विद्युत वाहक बल तरंगों में बदलने की प्रक्रिया को विमोडलन कहते हैं। उच्च आवृत्ति के विद्युत वाहक बल तरंगों को निम्न आवृत्ति के विद्युत वाहक बल तरंगों में बदलने की प्रक्रिया को विमोडुलन कहते हैं। उसके बाद आप लोग को इतना ही आज के लिए क्वेश्चन था। तो कैसा लगा यह वीडियो आप लोग को? अब जल्दी आपसे बात करिए। तो आप लोग को अभी के टाइम में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन मारते रहना है। आप लोग को प्रत्येक सब्जेक्ट का रिवीजन करते रहिए। आप लोग को प्रत्येक सब्जेक्ट का रिवीजन करते रहिए। और आप लोग मैथ में स्पेशल 2 घंटा दीजिएगा। मैथ में आप लोग कितना 2 घंटा दीजिएगा आप लोग को, और फिजिक्स में 1 घंटा दीजिए, केमिस्ट्री में 1 घंटा दीजिए, बायोलॉजी में 1 घंटा, हिंदी में 1 घंटा दीजिए और मैथ में 2 घंटा स्पेशल। तो आप लोग को अभी के टाइम में कितना 8 से 10 घंटा पढ़ना है और आप लोग को सोना कम है और आलसी कम कर देना है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, 62 023 38 462। आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और क्लास का टाइम बता देते हैं। आप लोग को 7 बजे क्लास चलता है सुबह में। सुबह में 7 AM में आप लोग को क्लास एगो चलता है। उसके बाद शाम में ना आप लोग को कितना, शाम में आप लोग को 6:20 में क्लास चलता है। उसके बाद 7 बजे, 7:30 बजे क्लास चलता है। तो आप लोग को ओवरऑल 3 गो क्लास चलता है। तो आप लोग को तीनों क्लास को अटेम्प्ट करिएगा। तो कैसा लगा है वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला किस टॉपिक और वीडियो चाहते हैं भी आप लोग कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।